जय हिंद। एवन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग एक नए लेक्चर की तरफ एंट्री मारने चल रहे हैं। क्लास 12 का क्लास स्टार्ट हो गया है, हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। लगभग हम लोग चौथे लेक्चर की तरफ एंट्री मार चुके हैं और हम लोग चौथे लेक्चर को हम लोग ईमानदारी से फिर से पढ़ेंगे और बहुत कुछ नया सीखना है भाई। हम लोग नया सीखने के लिए आए हुए हैं इस चैनल पर और अगर नया ना सीखने को पाए तब तो बेकार ही है। तो एक नए उमंग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ इस क्लास को हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं एवन कोचिंग क्लासेस संस्थान में। और फिर से हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि देखिए, आपकी जो ऑफलाइन की क्लास है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और जो ऑनलाइन की क्लास है वो तो आप देख ही रहे हैं, स्टार्ट हो ही गई है। तो बहुत कंग्रेचुलेशन भाई, सबके लिए ढेर सारी शुभकामना और हम लोग बहुत कुछ नया सीखने को पाएंगे। सबसे पहले नंबर पर हम लोग कल तक सीख चुके थे। अच्छा, कल तक क्या सीखे हुए थे, थोड़ा थोड़ा हम लोग रिव्यू लें। तो कल तक हम लोग यही सीखे थे कि परागकण क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन क्या होता है और आखिरकार पॉलन ग्रेन किसके द्वारा मतलब कवर रहता है। हम लोग पढ़े थे बाह्य चोल क्या होते हैं, अंतःचोल क्या होते हैं और उसके अंदर जो बाह्य परत होती है वो किसके द्वारा बनी होती है और जो अंतः परत होती है वो किसके द्वारा बनी होती है। इस पूरे वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में देख के आए हैं और हम आपको ये भी बताए थे कि जो परागकण होते हैं उनको कैसे हम लोग सुरक्षित रखेंगे। आप कहेंगे सर, हम पीछे की तरफ वीडियो जो आप देखे होंगे तो उसमें आपको एक नई सीख मिली होगी कि परागकणों को सुरक्षित कैसे किया जाए ना। और उसमें ये भी पढ़ाए थे हम आपको कि कैसे जैविक अपघटन होता है और जैविक अपघटन आखिरकार है क्या ना। तो पीछे की वीडियो में हम लोग जो कुछ सीखने को पाए हैं और इस नए वीडियो में भी हम आपको एक नई उम्मीद के साथ सिखाना चाहते हैं। देखिए, अब तक जो चल रहा था, इतना दिन तक जो सेशन चला वो सिर्फ नर युग्मक के बारे में ही था। अब जो सेशन चलेगा आपका वो क्या होगा ओनली मादा युग्मक के बारे में होगा। या हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे होंगे, हम लोग जायांग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे ही आप गाइनोसियम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो गाइनोसियम के बारे में जानते हैं, जायांग के बारे में पढ़ेंगे और वही आगे विकसित होकर के स्त्री केसर बन जाता है। और कैसे बनते हैं स्त्री केसर और कैसे लघु बीजाणु गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है भाई। हम लोग पीछे के लेक्चर में आप देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे थे, तो अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर, हम लोग गुरु बीजाणु जनन या हम लोग दीर्घ बीजाणु जनन के बारे में इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। ईमानदारी के साथ कहते हैं, पूरा वीडियो देखिए, देख के जाइएगा, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, हम आपको बताते हैं कि अगर हम लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा इस टॉपिक में अगर देखेंगे, आपको दिख भी रहा होगा कि हम लोग देख रहे थे कि बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो रहा था और हम लोग टाइम को सेव करेंगे। भाई, टाइम को बचाना, अगर हम लोग यूट्यूब पे आए हैं, अगर टाइम को नहीं बचाएंगे तो कैसे मैनेज हो पाएगा। तो बहुत जरूरी होता है टाइम को बचा लेना। तो सबसे पहले नंबर पर क्या बनेगा, आप कहेंगे सर सबसे पहले नंबर पर जायांग बनेगा। और जायांग आगे विकसित होकर के क्या बनाएगा, आप कहेंगे अंडप बनाएगा। और अंडप आगे विकसित होकर के किसको बनाता है, स्त्री केसर को बनाता है। तो यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, ये जो फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा है ये किसका भाग है, ये पूरे अंडप का भाग है। और इतना अगर हम लोग देखेंगे तो इसे हम लोग आगे विकसित होकर के क्या बनाते हैं, स्त्री केसर बनाते हैं। और स्त्री केसर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, आप बोलेंगे सर 3। पहले नंबर पर वर्तिकाग्र और दूसरे नंबर पर वर्तिका और तीसरे नंबर पर अंडाशय। ये तीनों भाग यहाँ पर आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, यही पढ़ने के लिए हम लोग आए भी हैं। तो वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय जब आगे विकसित होता है तो इसमें इसके मुख्यतः कितने भाग बन जाते हैं, आप कहेंगे सर इसमें 2 भाग बन जाते हैं। पहले नंबर पर क्या होता है, युक्ता अंडपी होता है और दूसरे नंबर पर क्या होगा, वियुक्ता अंडपी होगा। तो आपको यहां पर दिख भी रहा होगा युक्ता का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जहां कहीं भी आपको 2 वर्तिकाग्र आपको ऐसे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक अंडाशय ये है और दूसरे नंबर पर ऐसे किसी एक अंडाशय को और हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर बना देते हैं। ये आपको दिखा और दूसरे नंबर पर दिखा और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर तीसरे नंबर पर आप बना के दिखा देते हैं। तो ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, तो हमको लगता है सबको दिख ही रहा होगा। तो जब ये जुड़े होंगे आपस में तो इससे ही हम लोग युक्ता अंडपी कहेंगे। और दूसरे नंबर पर अगर वियुक्ता अंडपी आएगा तो वियुक्ता अंडपी में ऐसे सेम फिगर को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो आपको वियुक्ता अंडपी भी आ जाएगा सामने। तो यहां पर हम लोग इसको बना देते हैं। अब ये देखिए, ये अंडाशय अलग हो गया और दूसरे नंबर पर इस अंडाशय को भी हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो यहां पर देखिए एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है। अगर सटा हुआ नहीं होगा
तब इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम होगा वियुक्ता अंडपी होगा। तो युक्ता अंडपी और वियुक्ता अंडपी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर देखेंगे हम लोग फिर से, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, आप बताइए ये कौन है? आप कहेंगे सर ये आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये श्योर हो जाता है कि यह कौन सा हो सकता है? युक्ता अंडपी होगा। और दूसरे नंबर पर अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं आपस में जुड़े हुए नहीं दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे सर जब जुड़ा नहीं है ना, तब इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम हो सकता है वियुक्ता अंडपी। और ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आखिर युक्ता अंडपी क्या होते हैं और दूसरे नंबर पर वियुक्ता अंडपी क्या होते हैं। तो जब युक्ता अंडपी और वियुक्ता अंडपी आएगा तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग पहचान भी लेंगे, भाई जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है आप यही तो बोलेंगे सर यही वर्तिकाग्र है, और बीच में जो यहां से यहां तक डंठल नुमा दिखाई दे रहा है ये वर्तिका है, और नीचे की तरफ जो फूला हुआ भाग दिखाई देता है वो अंडाशय होते हैं। तो ये स्त्रीकेसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय। तो यहां पर युक्तांडपी दिखाई भी दे रहा होगा, ऐसे युक्तांडपी है, और ये स्ट्रक्चर हम इसी स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आखिर इस स्ट्रक्चर में आपको क्या मिल रहा है? सबसे पहले नंबर पे अगर दिखेगा तो ये आपको दिख रहा होगा, अगर हम लोग यहीं पर एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं तब आपके सामने बहुत बढ़िया से आएगा। सबसे पहले नंबर पर हम लोग क्या करेंगे? एक स्त्री केसर को हम लोग खूब बढ़िया से बना देंगे। जब स्त्री केसर बन गया सर तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ऐसे पुष्पासन भी बना देना है भाई। पुष्पासन पे ही तो ये क्या होगा? पूरा पुष्प रुका होगा। जब पुष्पासन पे ये पूरा पुष्प रुके होते हैं, और यहीं पर अगर हम लोग देख रहे होंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है? आप कहेंगे सर ये पुष्पासन है। और इस पुष्पासन के अंदर अगर हम लोग देख रहे होंगे इसका नाम क्या है? अंडाशय है, या अंडाशय बोले, या इसे ही हम लोग और क्या कह सकते हैं? इसे ही हम लोग ओवरी भी कहते हैं। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है? आप कहेंगे सर इसी ओवरी के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। और इसी बीजांड को समझने के लिए हम लोग क्या किए हैं? पूरे वीडियो में आए हुए हैं और इसी बीजांड को समझेंगे। ये आपको ये जो बीच में छोटा सा भाग ये इतना दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा क्या है? आप कहेंगे सर यही इतना क्या है? बीजांड है। और बीजांड, और यहां पर देख रहे होंगे ये जोड़ रहा है, इधर की तरफ क्या है? नीचे की तरफ क्या है? अंडाशय। ये जो ये अंदर की तरफ है इसका नाम क्या है? बीजांड। तो जो अंडाशय को और बीजांड को, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? इसका नाम ही होता है बीजांड वृंत होता है। तो यहीं से तो कहानी स्टार्ट हो जाती है। ये जोड़ रहा है, इतना बड़ा दिखाई दे रहा ना जोड़ते हुए, अरे भाई पूरा जो बाहर है इसका नाम अंडाशय, और यहाँ पर जो ये बीचवा में है इसका नाम बीजांड, और जो जोड़ रहा है उसका नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर यही बीजांड वृंत होता है। जब बीजांड वृंत होता है, और यही बीजांड वृंत आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा होगा, इसे ही हम लोग इंग्लिश में और किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर इंग्लिश में इसको हमको फ्यूनिकल के नाम से अगर दिखाई देता है तो ये फ्यूनिकल हो गया बीजांड वृंत, और दूसरे नंबर पर ये क्या हो गया? आप कहेंगे सर ये होता है बीजांड। और जो बीजांड और बीजांड वृंत और बीजांड जहां पर आपस में जुड़े होते हैं, ये जो जुड़ा हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या होता है? नाभिक होता है। तो दूसरा आपको नया एक मिला है कि एक क्या होगा? बीजांड वृंत, इसे ही हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं, और दूसरा नाम क्या होगा? इसका नाम दूसरा होगा बीजांड वृंत होगा। क्या नाम होगा? बीजांड वृंत होगा। और ये जो बीजांड वृंत है और ये क्या है? बीजांड। बीजांड वृंत और बीजांड जहां पर आपस में जुड़े होते हैं उससे ही हाइलम, या उससे ही तो हम लोग नाभिक कहते हैं। तो नाभिक भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा। ये क्या है? आप कहेंगे सर ये बीजांड वृंत है, और बीजांड वृंत आगे जाकर के ये किससे जुड़ा है? बीजांड से। जहां पर जुड़ा होता है इसी का नाम क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक होगा, नाभिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये चारों तरफ से क्या होते हैं? ये लगभग लगभग घिरे रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर अध्यावरण के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। जो चारों तरफ से इसको ढके है उसे ही हम लोग अध्यावरण कहेंगे। लेकिन जहां पर थोड़ा सा खुला हुआ भाग होता है उसी का नाम बीजांड द्वार होता है। आप कहेंगे सर बीजांड द्वार भी हमको बहुत बढ़िया से समझ में आया कि अध्यावरण जहां पर अनुपस्थित होते हैं उसी का नाम क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत में जो खुला हुआ भाग होता है उससे ही हम लोग निभाग कहते हैं, या उससे ही हम लोग चलाजा के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं।
ये भी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा आखिर चलाजा क्या होता है। यहां से देखिए एक बीजांड वृंत याद हो गया आपको, नाभिक भी याद हो गया और दूसरे नंबर पर निभाग भी याद हो गया। अरे भाई बीजांड द्वार के ठीक विपरीत में थोड़ा सा खुला हुआ भाग होता है जिससे ही हम लोग निभाग के नाम से भी जानते हैं। और जो बाहर की तरफ परत होती है उसका नाम क्या होता है, अध्यावरण होता है इंग्लिश में। इससे ही हम लोग इंट्यूगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। जब इंट्यूगमेंट्स आपके दिमाग में समझ में आया और बीजांड द्वार भी आपको समझ में आ गया, इसके बीच में बहुत सारी कोशिकाएं भरी होती हैं, उन कोशिकाओं को ही हम लोग न्यूसेलस कोशिकाएं कहते हैं। और यही न्यूसेलस कोशिकाएं आगे जाएंगी और न्यूसेलस कोशिकाएं सदैव टूयन होती हैं। टूयन का मतलब ही होता है द्विगुणित। टूयन का मतलब क्या होगा, द्विगुणित। न्यूसेलस सदैव द्विगुणित होते हैं। आगे विकसित होकर के ये यम सी का निर्माण करते हैं। यम सी का मतलब क्या होता है सर, यम सी का मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल। यहां पर लिखा भी गया होगा मेगा स्पोर मदर सेल। न्यूसेलस विकसित होकर के मेगा स्पोर मदर सेल को बनाते हैं और वही मेगा स्पोर मदर सेल आगे अर्धसूत्री विभाजन करता है। आपके समझ में आ रहा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन करेगा और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक यन और एक यन बना, ये दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं, दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। और यही दो अगुणित कोशिकाएं आगे विकसित होकर के किसका निर्माण करती हैं, आप कहेंगे चार दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। चार दीर्घ बीजाणुओं में अगर हम लोग देखेंगे, तीन दीर्घ बीजाणु ऐसे होते हैं जो अपने आप ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बचता कौन है, सिर्फ एक दीर्घ बीजाणु क्या होता है, शेष बचता है। और यही जो एक दीर्घ बीजाणु शेष बचा हुआ है, इसी को हमको आगे क्या करना है, समझना भी है। जब दीर्घ बीजाणु यहां पर आपको दिखा और यही दीर्घ बीजाणु सर बड़ा होगा, देखिए जब कोई चीज बड़ा होता है, बायोलॉजी का एक सिद्धांत रहा है कि अगर कोई चीज बड़ा हो रहा है तो उसका नाम आगे चल करके बदल जाएगा। तो यहां पर दीर्घ बीजाणु बना। दीर्घ बीजाणु जब विकसित होते हैं तो सबसे पहले दीर्घ बीजाणु विकसित होते हैं तो यह किस अवस्था में रहते हैं, एक केंद्र की भ्रूणपोष का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यही एक केंद्र की भ्रूणपोष अगर जहां पे केंद्रक में विभाजन हो रहा है, जब समसूत्री विभाजन होगा तो दो केंद्र की अवस्था का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मतलब ये टू न्यूक्लियस स्टेज का क्या हो गया, टू न्यूक्लियस स्टेज बन गया। तो मतलब ये क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर एक केंद्र की भ्रूणपोष में जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें दो केंद्र की भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और दो केंद्र की भ्रूणपोष का निर्माण होने के बाद जब इसमें पुनः समसूत्री विभाजन सेकंड होगा तो इसमें क्या बनते हैं, आप कहेंगे सर एक दो तीन चार, इसमें चार चार क्या बनते हैं, चार न्यूक्लियस स्टेज हो जाता है। क्या हो जाएगा, चार न्यूक्लियस स्टेज हो जाएगा। और पुनः जब समसूत्री विभाजन नंबर थर्ड होता है तो ये किस स्टेज में चले जाएंगे, भाई यही चार है, यही क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर यही 8 न्यूक्लियस स्टेज में चले जाते हैं। और 8 न्यूक्लियस स्टेज में जाने के बाद कहीं ये ऐसे 8 न्यूक्लियस स्टेज में है तो दो क्या होते हैं, बीच में आ जाते हैं और तीन क्या होते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जो तीनों ऊपर की तरफ जाते हैं उनका वो कौन सी कोशिकाएं बनाते हैं, वो होते हैं प्रतिमुख कोशिका। जब प्रतिमुख कोशिका ऊपर की तरफ जो गया उसका नाम प्रतिमुख कोशिका हो गया और जो मध्य में है उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर वो क्या होगी, केंद्रकीय कोशिका होगी, केंद्रकीय कोशिका। और अभी सर तीन और दो, तीन दो पांच, अभी नीचे भी तीन बचा हुआ है तो नीचे क्या होती हैं, आप कहेंगे सर नीचे की तरफ दो होती हैं सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका, सहायक कोशिका। और एक क्या होता है, आप कहेंगे सर एक हो जाता है अंड कोशिका। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि इसमें से जो 8 है, 8 में कुल 3 ऊपर रह जाते हैं जिनका नाम प्रतिमुख कोशिका होता है और बीच में 2 आ जाते हैं जिन्हें हम लोग केंद्रकीय कोशिका कहते हैं और नीचे की तरफ 2 आ जाते हैं जिनका नाम क्या हो जाता है, सहायक कोशिका। और एक और आ जाता है जिसे ही हम लोग अंड कोशिका के नाम से जानते हैं।
यहां पर देखेंगे आपको बहुत बढ़िया से फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की तरफ क्या है, ये सभी एंटीपोडल सेल हैं। ये ऊपर की तरफ जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सभी एंटीपोडल सेल हैं। और यहां पर अगर हम लोग मध्य में देखेंगे यहां पर भी दो सेल दिखाई दे रहे हैं। और नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा दो सेल, उसका नाम क्या होगा, सहायक कोशिका, या जिससे ही हम लोग सिनर्जिड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, सिनर्जिड के नाम से जानते हैं, सिनर्जिड के नाम से। तो सिनर्जिड हो गया। और फिर आगे हम लोग लेके चलेंगे, एक कोशिका और होती है जिसका नाम क्या होता है, आप कहेंगे सर, तो आपसे पूछेगा लास्ट में जो परिपक्व, अब इसका नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर ये परिपक्व भ्रूणपोष होगा। ये परिपक्व भ्रूणपोष है। और यही परिपक्व भ्रूणपोष क्या होते हैं, यही परिपक्व भ्रूणपोष अगर पूछा जाए इसमें कुल कितने केंद्रक पाए जाते हैं, आपसे पूछेगा केंद्रक, और दूसरे नंबर पर पूछेगा कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब केंद्रक पूछ रहा है तो केंद्रक को काउंट कर लेंगे, और जब कोशिकाओं को कह रहा है तो हम कोशिकाओं को काउंट कर लेंगे। तो केंद्रक, एक केंद्रक, 2, 3 और 4, 5, फिर क्या हो जाएगा, 5, 5, 6, 7, 8, कुल कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 8 केंद्र की होते हैं। जबकि ये पूरा क्या है, कोशिका, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, 4, 5, 6, 7, कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि जो परिपक्व भ्रूणपोष होता है उसमें कुल कितने केंद्रक होते हैं और कुल कितनी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो कुल कितने केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रक, और कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिकाएं। तो इतना बहुत बढ़िया से याद हो गया होगा कि 7 कोश की और ये क्या होते हैं, 8 केंद्र की होते हैं। नेक्स्ट नंबर पर अगर हम लोग आगे लेके चलेंगे, जिसको एनसीईआरटी ने यहां पर दिखाया हुआ है। तो एनसीईआरटी की बात तो भाई अलग है, इसका दिखाने का नजरिया भी अलग होता है। यहां पर अगर हम लोग देख रहे होंगे मध्य में, जब बीच में आप देखेंगे ये किस अवस्था में है, आप कहेंगे सर 1 न्यूक्लियस स्टेज में है, ये एक कोश की अवस्था में है। जब इसमें क्या होगा, आप कहेंगे सर समसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट होगा, समसूत्री फर्स्ट होगा। जब समसूत्री फर्स्ट होता है तो यहां पर कुल कितनी कोशिकाएं दिखने लगी, आप कहेंगे सर 2 कोश की स्टेज में चला गया, 2 न्यूक्लियस स्टेज, 2 केंद्र की भ्रूणपोष में बदल गया, 2 न्यूक्लियस स्टेज हो गया। और ये 2 न्यूक्लियस स्टेज फिर से इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, फिर से समसूत्री विभाजन नंबर सेकंड होगा, और समसूत्री विभाजन नंबर सेकंड होने के बाद एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई। तो ये किस अवस्था में चला गया, ये 4 कोश की अवस्था में चला गया, जो यहां पर और बढ़िया से दिखाया गया है। अगर हम लोग देख रहे होंगे, आप बताइए ये यहां पर क्या है, 2 कोश की अवस्था में, 2 केंद्र की न्यूक्लियस स्टेज में होंगे, 2 न्यूक्लियस स्टेज में। और यहां पर क्या होगा, यहां पर 4 न्यूक्लियस स्टेज है, यहां पर क्या होगा, 8 न्यूक्लियस स्टेज है। 8 न्यूक्लियस स्टेज के बाद 2 बीच में चले जाते हैं और 2 किनारे चला जाते हैं, जिसे प्रति व्यासांत कहते हैं या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, प्रतिमुख कोशिकाएं। ऊपर की तरफ क्या होते हैं, 2 अंड कोशिकाएं होती हैं और एक क्या होता है, इसमें सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो यहां पर बहुत बढ़िया से क्या किया गया है, दिखाया गया है। एनसीईआरटी की तो बात भाई अलग है, हम लोग एनसीईआरटी की बात को भी मान के चलना है। अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात को नहीं मानेंगे तो भाई एनसीईआरटी बुरा मान जाता है। और फिर आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगे आप कहेंगे सर हम लोग परिपक्व, इधर हम लोग किसको परिपक्व कर चुके हैं, आप कहेंगे सर परिपक्व हम लोग किए हैं किसको, अंडाशय को। अंडाशय जब परिपक्व होता है तो किसको निकालता है, आप कहेंगे सर जब अंडाशय, ओवरी जब परिपक्व होता है, ओवरी के परिपक्व होने से क्या निकला है, एक भ्रूणपोष निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, भ्रूणपोष निकला हुआ है। और जब भ्रूणपोष निकला हुआ है, और दूसरे नंबर पर जब परागकोश परिपक्व हुआ था तो हम लोग किसी दूसरे को बना रहे थे, उसका नाम क्या था, आप कहेंगे सर परागकण हम लोग बनाए थे। तो ये यहां पर क्या बन गया, परिपक्व भ्रूणपोष हो गया, और यहां पर क्या बन गया, परागकण। जब ये दोनों बन जाते हैं, अब यहीं से निषेचन की प्रक्रिया, क्या परागण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, परागण डालेंगे। तो परागण आज हम लोग थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, आखिर परागण होता क्या है।
ना। आखिर तुम कौन हो परागण, तुमसे जो बच्चे बहुत डरते हैं और तुमको समझ नहीं पाते हैं। क्लास 10th में सिर्फ यही बताया गया था कि परागण हो तुम, लेकिन तुमसे डर रहे थे बच्चे, लेकिन अब नहीं डरेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहां पर अगर हम लोग देख रहे होंगे तो सबसे पहले क्या है, ये स्त्रीकेशर है। यहां पर हम लोग किसको बनाएंगे, पुंकेसर को। और पुंकेसर के अंदर बहुत ढेर सारा क्या होगा, परागकण भरा होगा। अब यहां से क्या निकला है, अब इसका नाम भी लिखते चलेंगे। इसका नाम हम लोग पीछे की तरफ पढ़ के आए थे, इसका नाम हम लोग परागकोश रखे थे। क्या नाम रखे थे, परागकोश नाम रखे थे। और ये परागकोश से निकल क्या रहा है, इस छोटा बाबू का क्या नाम है। आप कहेंगे सर इसी का तो नाम परागकण बताए थे अभी आप पीछे की तरफ, और इसका नाम क्या होगा, वर्तिकाग्र होगा। और वर्तिकाग्र होगा, यहां से परागकोश से क्या निकला हुआ है, आप कहेंगे सर परागकोश से परागकण निकला हुआ है। और ये जा कहां रहा है, वर्तिकाग्र पर। तो परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर इसी को ही तो परागण कहते हैं। क्या कहा जाता है, परागण कहते हैं। तो परागण बहुत बढ़िया से आपको याद हो गया होगा। आखिर परागण होता क्या है, तो आप कहेंगे सर परागकोश से जो परागकण है वो निकलेगा, कहां जाएगा, परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर जाएगा। निकल कर कहां पर पहुंचा है, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचा है। तो जब ये स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और परागण के आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो परागण कितने प्रकार का होता है, ये बहुत मायने रखता है। तो परागण कितने प्रकार का होता है, हम लोग क्या करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। खूब ध्यान से देखिएगा और धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे आखिरकार हो क्या रहा है। तो यहां तक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया कि पराकोश होगा और वर्तिकाग्र होगा, इतना सब कुछ एकदम बढ़िया से परागण हो गया। और फिर हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, आप कहेंगे सर अब हम लोग परागण पढ़ेंगे। परागण कितने प्रकार का होता है ये जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होनी चाहिए आपके अंदर। 3 होते हैं। पहले नंबर पर क्या होता है, पहले नंबर पर आप कहेंगे सर पहले नंबर पर ऑटोगैमी होते हैं, जिसे ही हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वयुग्मन कहा जाता है। और स्वयुग्मन के बाद दूसरे नंबर पर क्या होगा, आप कहेंगे सर जिनेटोगैमी होता है। क्या होता है, आप कहेंगे जिनेटोगैमी, जिनेटोगैमी होगा। और जिससे ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इससे ही हम लोग सजातीय परागण के नाम से जानते हैं। सजातीय परागण के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और तीसरे नंबर पर क्या होगा, आप कहेंगे सर जीनोगैमी होगा। तो 3 आपको पढ़ना है। पहले नंबर पर क्या पढ़ना है, आप कहेंगे सर ऑटोगैमी पढ़ेंगे, और दूसरे नंबर पर जिनेटोगैमी पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पर हम लोग जीनोगैमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग होगा वो क्या होगा, पहले नंबर पर हेडिंग होगी आपकी ऑटोगैमी होगी। ऑटोगैमी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर ऑटोगैमी को ही हम लोग इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या कहते हैं, ऑटोगैमी को ही हम लोग हिंदी में स्वयुग्मन कहते हैं। अब यहीं से कहानी मोड़ लेती है और एक नई कहानी की शुरुआत होती है, और वो कहानी क्या होगी यही हम लोग समझेंगे ईमानदारी से। और क्या है आखिरकार, देखिए बाबू इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टफेस्ट है। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं सबकी बस का नहीं है मेहनत कर लेना। जो भाई मेहनत करेगा उसका रिजल्ट आगे जाकर के बहुत बढ़िया से पाएगा। आपको मेहनत ईमानदारी से करना है तभी आपका रिजल्ट होने वाला है। अदरवाइज पूरी दुनिया इस भीड़ में दौड़ रही है, आप भी इसी भीड़ में दौड़ रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से दौड़ रहे हैं, वो व्यक्ति किस तरीके से दौड़ रहा है। तो दौड़ने का तरीका थोड़ा सा हमको मेंटेन रखना है और थोड़ा स्मार्ट तरीके से हमको दौड़ना है। तो ऑटोगैमी और क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्वयुग्मन। यहीं से अगर हम लोग देखेंगे ऑटोगैमी या स्वयुग्मन क्या होता है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी फिगर को हम लोग ड्रा करेंगे और फिगर को ड्रा करके आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। ये रहा आपका फिगर ड्रा हो गया। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आप कहेंगे सर पुष्पासनों बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पुष्पासन भाई गुस्सा हो जाएगा। और पुष्पासन की गुस्सा होने से काहे हम लोग गुस्सा दिलवाएंगे भाई, हम लोग किसी को गुस्सा नहीं दिलवा सकते हैं।
और जब गुस्सा नहीं दिलवा सकते हैं तो हम लोग सीखा मतलब उसको सीखना पड़ेगा। भाई सीख लीजिए, गुस्सा नहीं होगा वो। आप यहाँ पर देखेंगे ये सभी क्या है, परागकण भरे हैं। तो ये परागकण निकला और कहां पर पहुंच रहा है, वर्तिकाग्र पर। तो परागकोश से क्या निकला है, परागकण कहां पर पहुंच रहा है, वर्तिकाग्र पर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर गुरुजी इसी को आप बता दीजिए, इसी में कोई जुगाड़ लगा के बताइए ताकि हमको क्या याद हो जाना चाहिए, इसी में आप जुगाड़ लगाइए ताकि हमको दूसरा भी याद हो जाए। क्या याद हो जाए, जिससे ही हम लोग जिनेटोगैमी अभी पीछे नाम देख के आए हैं सर, हमको ये भी याद हो जाए, हम यही चाहते हैं। और एक चीज जब वो याद हो जाए, वो चाहते, अगर आप ये चाहते हैं तो पहली चीज आपको ईमानदारी से बोर्ड के अंदर देखना पड़ेगा। यहां पर हम लोग क्या बना दिए, मान लीजिए ये कोई पौधा है, पौधे के अंदर दो पुष्प हैं। अगर मान लीजिए किसी पौधे के पुष्प से क्या निकला हुआ है, आप कहेंगे सर किसी पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकला हुआ है। और ये जा कहां रहा है, आप कहेंगे सर उसी पौधे का कोई दूसरा पुष्प है। उसी पौधे के जब किसी दूसरे पुष्प पर पड़ते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे नंबर पर आपको जिनेटोगैमी भी आपका क्लियर हो गया। जिनेटोगैमी आपका क्लियर हो गया कि नहीं, तो यहां से निकला और यहां पर अगर जा रहा है, इसका नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका नाम ऑटोगैमी होगा। ये आपको मिल रहा है, इसका नाम आप कहेंगे ऑटोगैमी है। और यहां पर क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर यहां पर जिनेटोगैमी हो रहा है। तो ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी आपको दोनों क्या हो गया, क्लियर हो चुका है ना। इतना बढ़िया से इसको समझिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए एकदम ईमानदारी से। तो हम लोग ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी खूब बढ़िया से क्या करे हैं, समझ चुके हैं। और दूसरे नंबर पर गुरुजी आप एक काम करिए ना, किसी और एक ठो बता दीजिए जिसका नाम अभी हम लोग पढ़ के डर रहे थे, जिसका नाम था जिनोगैमी। हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर किसी पुष्प को बनाएंगे और पूरे पुष्प को बना करके पूरी कहानी को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और पूरी कहानी को हमको भाई समझना है। एक मिनट रुकिएगा ताकि आपके समझ में ईमानदारी से आ जाए। एक मिनट रुकिएगा ताकि पूरी ईमानदारी से आपको पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए फिगर क्या करना है, आपको फिगर ड्रा करते चलना है। फिगर भाई आपका बहुत हेल्प करेगा आपको क्या करने के लिए, लगाने के लिए। मान लीजिए कोई पौधा है और पौधे का ये सभी क्या है, आप कहेंगे सर ये पौधे का पुष्प है, इधर भी पौधा है और इधर भी क्या है, पौधा है। तो यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। और जब किसी इधर से मान लीजिए कोई क्या निकला हुआ है, आप कहेंगे जब किसी पौधे के परागकोश से क्या निकला हुआ है, परागकण। कहां जा रहा है, किसी दूसरे पौधे पर जा रहा है। कहां पर जा रहा है, किसी दूसरे पौधे के कहां पर पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहा जाता है। तो पहले नंबर पर क्या होगा, ऑटोगैमी, और दूसरे नंबर पर क्या होगा, जिनेटोगैमी, और तीसरे नंबर पर क्या होगा, जीनोगैमी। तो यहां पर जो हो रहा है, इसका नाम अभी हम पीछे की तरफ लिखे थे, आपको एक बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, ऑटोगैमी। और दूसरे नंबर पर क्या होगा, यहां पर जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पौधे के, पौधा वही है, बदला नहीं है, उसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे ही हम लोग जिनेटोगैमी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर क्या होगा, आप कहेंगे जीनोगैमी। जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। आप लोगों को कुछ ना कुछ नहीं, हमें उम्मीद है आपको पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे करके जो भी अगर आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, सर यही नहीं समझ में आया है। हम उसको क्या करेंगे, आगे इंप्रूव करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। भाई ईमानदारी से खूब मेहनत करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी हम आपको पीछे भी बता रहे थे, वो हम लोग क्या है ना कि अब तक ऑफलाइन क्लास में सब एकदम एडजस्टमेंट था ना, फिजिकली हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। आज कैमरा के सामने बात करने में थोड़ा सा क्या है ना, फ्रस्ट्रेशन होता है और ये नहीं समझ में आता है कि बच्चे की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के चैट करके बताना ही पड़ेगा, तब हमको कंफर्म हो पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक उम्मीद के साथ आप लगे रहिए मेरे साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका जय हिंद।